सर आप वो रिकॉर्डिंग में बैठा दीजिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया सर। चलो तो 1D 2A 3B 4A 5C 6B 7C 8B। हाँ, तो आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे, ठीक है, वो है, तो पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। हमने देखा था कि x प्लस ए टू डी पावर n को जब हम ब्रेक करते थे तो ये nc0 x टू दी पावर n प्लस nc1 x का पावर घटता था, a का पावर शुरू होता था, nc2 x टू दी पावर n माइनस 2a स्क्वायर, और जाते जाते लास्ट में ncn इंटू a टू दी पावर n। ये मेरा पहला टर्म था, ये मेरा दूसरा टर्म है, ये मेरा तीसरा टर्म है। तो तुम एक कनेक्शन देखोगे कि टर्म 1 में ये C0 है, टर्म 2 में ये C1 है, ठीक है, तो टर्म 3 में ये C2 है। तो अगर मैं तुमसे डायरेक्टली पूछूं कि टर्म 10 क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर वो NC10 होगा। नहीं, NC टर्म 1 के लिए 0 है, एक कम हो रहा है, 1 के लिए 0, 2 के लिए 1, और थर्ड टर्म के लिए क्योंकि 2 है तो ये NC9 होगा। अब x और a के टर्म में कैसे खेला जा रहा है, n माइनस 0 n होता है, n और 1 तो ये n माइनस 1, n और 2 तो ये n माइनस 2, तो यहाँ पे x का पावर क्या होगा, n और 9 है तो n माइनस 9, तो x का पावर आ गया n माइनस 9। अब a का पावर का क्या खेला है देखें तो 0 तो a नहीं है, 1 है तो a है, 2 है तो a स्क्वायर है, तो 9 है तो क्या होगा a टू दी पावर 9। तो ये बस पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है कि इससे मुझे पता चल गया। इसलिए क्योंकि ये सब चीज तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 10 का कोई यूज नहीं है, सब कुछ 9 का यूज होता है, तो नॉर्मली हम इसे 10 को 9 प्लस 1 लिखते हैं। तो इसलिए जब मैं जनरल टर्म बोलता हूं तो मैं आरत टर्म नहीं निकाल के 9 प्लस 1, तो इसका जो जनरल टर्म मैं लिखता हूं, यही एक रीजन है कि इसका जब मैं जनरल टर्म लिखूंगा तो इसका जनरल टर्म आरत नहीं लिख के मैं टी आर प्लस 1 लिखूंगा। और तब टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो अगर जनरल टर्म ऑफ x प्लस ए टू दी पावर n पूछूं, जनरल टर्म ऑफ x प्लस ए टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा NCR। तो x का पावर क्या होगा, क्योंकि ये n और ये r है तो ये क्या हो जाएगा n माइनस r, और a का पावर क्या होगा क्योंकि r है तो r। तो वैसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं कि कभी जनरल टर्म ऑफ x माइनस ए टू दी पावर n क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर आप बड़ा बोर कर रहे हो, NCR x टू दी पावर n माइनस आर, मगर a नहीं हो के माइनस ए टू दी पावर आर। हाँ, तो माइनस ए को तुम बाहर भी निकाल सकते हो, इसलिए कोई कोई किताब इसे ऐसा भी लिख देता है, -1 टू दी पावर x टू दी पावर n माइनस 1 a टू दी पावर। किसी को लिखने का मन है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। लिख ही लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर आगे चलूंगा। लिखो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, इसे लिख लो।
कुछ डाउट है किसी को? आगे चलूं, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Find 6 term of 3x minus 2 by x whole to the power 10. Solution 6 term of. तो 6 को क्या लिखोगे? तुम क्या जानते हो? तुम जानते हो अगर x plus a to the power n था तो मैं tr plus 1 निकालता था। ncr x to the power n minus r a to the power r। x ये पहला वाला, a ये वाला। तो इस लॉजिक से 3x minus 2 by x whole to the power 10 का r plus टर्म कैसा दिखेगा? ncr 3x to the power n minus r into minus 2 by x to the power r। कौन सा टर्म चाहिए मुझे? 6। तो 6 को क्या लिखोगे? 5 plus 1. t 5 plus 1। तो r के बदले ये 5 हो गया, तो r के बदले ये 5 हो गया, तो आंसर क्या होगा? nc5 3x to the power n का वैल्यू 10 है, तब तो ये डायरेक्टली 10 दे देता हूँ, ज्यादा बेटर है। तो ये 10 माइनस आर हो जाएगा, तो ये 10 है क्योंकि n का वैल्यू तो 10 है। 3x to the power 10 माइनस आर 5 माइनस 2x to the power 5, x हट गया, मतलब 10c5 3 to the power 5 माइनस 2 to the power 5 वैल्यू निकालना तुम्हारा काम है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। कहीं भी डाउट है तो मुझसे पूछोगे। आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. चलो, तो तुम्हें अब कभी कभी ऐसा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर टर्म तुमसे पूछेगा, जैसे अगर मैं पूछ देता हूं कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 4x माइनस 1 बाय 2x टू द पावर 8। अब देखो एक पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ऐसे सम का एल्गोरिथम ये होता है कि पहले जनरल टर्म निकाल लो। तो इसका जनरल टर्म कैसा दिखेगा? इसका जनरल टर्म tr प्लस 1 होगा, जो कैसा दिखेगा? पावर 8 है तो 8cr 4x का वैल्यू 8 माइनस r और माइनस 1 बाय ट्वाइस x का वैल्यू r। x के पावर को कलेक्ट करोगे, मैं फिर से कह रहा हूं, x के साथ 8 माइनस r है, x के साथ r है। कलेक्ट पावर ऑफ x, कलेक्ट पावर ऑफ x। तो कलेक्ट पावर ऑफ x करने से क्या मिला? 8cr 4 टू द पावर 8 माइनस r माइनस 1 टू द पावर r बाय 2 टू द पावर r। इस पूरे को हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं, ये कोएफिशिएंट है। केवल 8cr, केवल ये वाला पॉइंट, इसे हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है और ये कोएफिशिएंट ऑफ टर्म है। हाँ, अलग अलग नाम सिखाते जा रहा हूं। तो x का पावर क्या होगा? ये 8 माइनस r है और ये नीचे ऊपर जाके क्या बनेगा? ये तो माइनस r बन जाएगा ना। तो हेंस क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है? किसका कोएफिशिएंट चाहिए तुमको? कौन सा टर्म चाहिए? 8 माइनस r माइनस 1 टू द पावर r बाय 2 टू द पावर r, 8 माइनस ट्वाइस r। अब बोलो पावर क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर, मतलब इसको एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो किससे कंपेयर करोगे? बोलोगे? यू विल कंपेयर, वी नीड एक्स स्क्वायर। तो तुम बोलोगे सर खेला ही खत्म हो गया, तब 8 माइनस ट्वाइस r का वैल्यू 2 होना पड़ेगा, तभी एक्स स्क्वायर मिलेगा ना। जो 8 माइनस ट्वाइस r यहाँ पे है उसी का वैल्यू 2 होना पड़ेगा। तो हेंस ट्वाइस r इक्वल टू 6, मतलब r इज इक्वल टू 3। तो r इज इक्वल टू 3 तो कौन सा टर्म कंटेन करेगा? 3 नहीं है, ये r प्लस 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? 4 टर्म कंटेन्स एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट तो निकाल लो तब। हेंस तुम्हारे पास
T4 का मतलब T 3 + 1, इसका वैल्यू 8C3, 4 to the power 8 - 3 -1 to the power 3 by 2 क्यूब मैं इस वाले में डाल रहा हूं इंटू x²। तो कोफिशिएंट तो ये होगा 8C3, 4 to the power 8 - 3 = 4 to the power 5 -1 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। वैल्यू निकालना तुम्हारा काम है, कोफिशिएंट ऑफ x²। किसी को लिखना है तो लिख लो, और कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलोगे। डाउट होना स्वाभाविक है, डाउट होना गलत नहीं है। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। सर बोलते जा, सुन रहा हूं। सर हमें कभी कभी बाइनोमियल कोफिशिएंट भी निकालने दे सकते हैं ना? सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने के लिए तो सिर्फ वो दूसरा सम होता है, उसमें आऊंगा अभी मैं। तुम्हें बस अभी नॉमेनक्लेचर बता रहा हूं मैं कि क्या क्या नॉमेनक्लेचर लग सकता है। ठीक है सर। हो गया सर। चलो ठीक है, चलो तो आगे चल रहा हूं। प्रॉब्लम, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 6 in 2x² plus 3x to the power 11। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपेंशन है वो क्या है, 2x², मतलब एक्सपेंशन तो नहीं है, ये कॉम्बाइंड टर्म है। तो इसका r+1 टर्म कैसा दिखेगा? एक तो सेम सम है, तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो। 11 - r 3/x होल टू द पावर r, थोड़ा सजा के लिख लोगे तो ये 11CR 2 to the power 11 - r 3 to the power r, x का पावर 22, x का पावर 22 - 2r और x to the power r, तो 22 - thrice r। किसका कोफिशिएंट चाहिए देखो तो? 6 का। तो अकॉर्डिंग टू द सम वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 6। तो इसका मतलब ये पावर के ये किसके इक्वल होना पड़ेगा? 22 - thrice r 6, मतलब thrice r is equal to 16। तो r equal to 16/3 which is not an whole number।
तो ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता था यहाँ पे, बोल लो तो, क्योंकि r तो तुम्हारे पास एक होल नंबर होगा ना। 16/3 कैसे पॉसिबिलिटी है, मतलब r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 10 तक जा सकता है, 11 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 11 तक जा सकता है, मैक्स ऊपर पावर 1 है, 11 तक जा सकता है। तो ये 16/3 पॉसिबल नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि जब तुम इसे ब्रेक करोगे तो इसका मतलब है कि तुम लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 11 डज नॉट, एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन, does not contain the term containing x square। तो बोलोगे सर इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो, आपने डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब डज नॉट कंटेनिंग का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 0। आ रहा है समझ में ना? मैं अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब को ब्रेक करूं, होल स्क्वायर को ब्रेक करूं, तो हाँ मैं जानता हूं कि 1 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखूंगा। अगर मुझे एक्स क्यूब के साथ लिखना है तो क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अगर कोई मुझसे पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, नहीं है, इसका मतलब है वो 0 है, तो हेंस आंसर 0 है। आया समझ में? तो ये वाला चीज समझ में आया? बाकी सब तो महाभारत है, वो बेकार है, बस लिखना है। ये कॉन्सेप्ट है कि r जो है वो 16/3 नहीं हो सकता, r 0 1 2 3 कुछ होगा। तो जरूरी नहीं है कि एक्सपेंशन में तुम्हें हर एक टर्म मिले ही, तुम्हें कुछ कुछ टर्म्स ही मिलेंगे, कुछ कुछ टर्म्स नहीं भी मिल सकते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर r माइनस में नहीं आ सकता है ना? r क्या सर सर r r माइनस नेगेटिव में, r माइनस में कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। सर हाँ बोलो, सर यहाँ पे आगे तो चलो। सर हाँ बोल। सर यहाँ पे तो मैक्सिमम पावर 11 है ना, तो r 11 कैसे होगा? r क्यों 11 नहीं हो सकता है? 11 से 11 पॉसिबल है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 12 होते हैं ना। ओ हाँ हाँ हाँ, यस सर, हाँ ठीक है सर। चलो तो आगे चल रहा हूं। प्रॉब्लम, कभी कभी तो मैं एक्सपेंशन जनरल टर्म निकालने का जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x इन 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 40, 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर 40, तो नो नीड ऑफ जनरल टर्म। यहां पे जनरल टर्म निकालना नहीं है। क्या करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंड करो, डायरेक्ट एक्सपेंड करो और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो।
पैटर्न को देखो और यू विल कलेक्ट द कोफिशिएंट जो नॉर्मली हम लोग छोटे क्लासेस में करते थे। मतलब अगर मैं 1 माइनस एक्स टू पावर 14 को ब्रेक करूं तो 1 माइनस 14 c1 x आएगा, उसके बाद वाला 14 c2 x स्क्वायर, 14 c3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब मुझे बोलो, अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे। और x किससे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट टर्म से। होगा या नहीं? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, लाइन में हूं मैं। हाँ, तो होगा ना, तभी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वरना हाँ, और तो सर। होगा ही ना एक्स स्क्वायर। तो हेंस अगर मैं तुमसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है तो बोलोगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स तुम्हारे पास होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 14 c1। मतलब मैंने ये किया क्या, कलर कोड में मैंने 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ट्वाइस एक्स को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया? -2 इज इक्वल टू -14 -2 इज इक्वल टू -16। तुम बोलोगे सर अगर बड़ा होता तो, मतलब अगर क्वेश्चन x नहीं होता, x तो बड़े आपने आसानी से निकाल दिया, अगर क्वेश्चन होता फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इन 1 माइनस ट्वाइस x प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेम सम में, हाँ 1 सेम सम में, सम को सेम ही रखता हूं, 1 माइनस x टू द पावर 14, या चलो थोड़ा ज्यादा ही कर देता हूं, 1 माइनस ट्वाइस एक्स ही ले लेता हूं, 1 माइनस ट्वाइस एक्स टू द पावर 14। सर तब क्या करते? तब क्या करता, 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3x स्क्वायर 1 माइनस 14 c1 इंटू 2x प्लस क्या मिलेगा 14 c2 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 14 c3 2 क्यूब x क्यूब। पैटर्न को देखोगे, अब बोलो x टू द पावर 6 चाहिए तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो? 1 किससे मल्टीप्लाई होगा इस साइड में बोलोगे? मैंने जानबूझ के क्यूब में खत्म कर दिया है, मुझे तुम बोलो किससे? मत x टू द पावर 6 से। तो x टू द पावर 6 के आगे प्लस होगा या माइनस होगा? पहले ये देखो, x स्क्वायर के आगे पॉजिटिव है, x टू द पावर 4 के आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। और टर्म कैसा दिखेगा? x के साथ जब तुमने टर्म x लिखा तो तुमने 14 c1 2 लिखा, जब तुमने x स्क्वायर लिखा तो तुमने 14 c2 2 स्क्वायर लिखा, तो x टू द पावर 6 में क्या लिखोगे? 14 c6 14 c6 टू द पावर 6। अच्छा, अब x किससे मल्टीप्लाई होगा? x to the power 5 से। 5। तो ये कैसा दिखेगा? 14 c5 प्लस या माइनस? माइनस। और x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर 6 के लिए? x to the power x टू द 4। पावर 4। तो ये कैसा दिखेगा? 14 c4 इंटू 2 टू द पावर 4। तो अब मैं कह रहा हूं कि कलेक्ट द कोफिशिएंट। तो कलेक्ट द कोफिशिएंट करने से मुझे बोलो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 कैसा दिखेगा तब? तो तुम्हारे पास कलर कोड लगाओ, ये जो 1 है, ये जो 1 है ये तो इससे मल्टीप्लाई, 1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो 3 है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या बना? 1 इंटू 14 c6 2 टू द पावर 6 प्लस -2 इंटू माइनस 14 c5 2 टू द पावर 5 प्लस 3 इंटू 14 c4 इंटू 2 टू द पावर 4। खेला खत्म। आया समझ में? तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे, जनरल टर्म नहीं निकालोगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ डाउट है तो पूछोगे। 1.5 मिनट का टाइम देता हूं, बोलोगे तो धीरे धीरे नीचे लेते हुए जाऊंगा, मैं लाइन में ही हूं, और कहीं डाउट है तो बोलोगे।
सर नीचे ले जा सकते हैं क्या आप? हाँ बोला, लेके गया हूँ, लिख ले, लिखो मैं आ रहा हूँ। आगे चलूं? Yes, sir. आगे चलूं? अच्छा चलो। हाँ अच्छा, अब एक चीज देखो। हाँ, अगर मैं x प्लस 1/x² को ब्रेक करूं तो पहला टर्म x², उसके बाद वाला टर्म और फिर 1/, जिस टर्म में x नहीं होता है उसे हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कहते हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है कि x का पावर 0 है। तो अगर मैं प्रॉब्लम तुमसे तो पूछूं कि फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन twice x plus 1/3x² to the power 9, तो इसमें tr plus 1 कैसा दिखेगा? 9cr twice x to the power 9 minus r 1/3x² to the power r, मतलब 9cr 2 to the power 9 minus r 3 to the power x to the power 9 minus 2r। अब बोलो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा? कोई बोलेगा? 0 जब होगा, 0. जब 9 माइनस 2r 0 होगा, मतलब ये वाला, मतलब जब r का वैल्यू 3 होगा। तो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है? यहाँ देखो r प्लस 1 है, तो हेंस फोर्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ सकता है निकालो, तो निकाल लो, वो तुम्हारा काम है t4 निकालना। t4 इज इक्वल टू 9c4 2 to the power 9 minus 4 3 to the power 4, x का तो पावर 0 ही हो गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर हाँ बोल। टर्म निकालने के लिए 9c4 हो गया, 9c3 होगा तो कौन सा? ओ 9c3 होगा, वो मैंने गलती लिखा है ना, सॉरी। फोर्थ का मतलब ये तो 9c4 प्लस तरीका 4 है ना,
तो वो तो 3 + 1 है, तो 9C3 3 और 4 3। थैंक्स। नेक्स्ट का वर्ड चलो। चलो आगे चलूं? सर 1 मिनट। मुझे बोल देना। यस सर, हो गया। अब कभी कभी तुम्हें कुछ पैरामीटर निकालने के लिए बोलेगा, जैसे ये सम है प्रॉब्लम, द फोर्थ टर्म इन द expansion of ax plus 1/x whole to the power n is 5/2. Find a and n. Solution. देखो कोफिशिएंट नहीं कह रहा है, फोर्थ टर्म कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, फोर्थ टर्म कह रहा है। तो ax plus 1/x to the power n में फोर्थ टर्म कैसा दिखेगा? t4। t4 मतलब t3 plus 1 मतलब nc3 ax to the power n minus 3 और 1/x whole to the power 3। तो अगर मैं सजा के लिखूं तो ये nc3 a का पावर n minus 3 और x का पावर n minus 6 अब इज इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है। तो बोलो 5/2 में x है या x नहीं है? नहीं है। x गायब। तो x गायब कब होगा? x to the power 0 x तब गायब होगा जब n minus 6 0, तो मतलब n का वैल्यू तुम्हें 6 मिल गया। अब अगर n 6 मिल गया तब तो तुम्हें पता ही वैल्यू, तब तो इस चीज को तुम दोबारा वैसा लिख सकते हो, इसी चीज को 6c3 into a to the power a क्यूब इज इक्वल टू कितना? 5/2। तो इससे a का वैल्यू निकल गया, खेला खत्म। वो तुम्हारा काम है, किसी को लिखना है तो लिख लो। ये सब चीज में जरा ध्यान देना। आगे चलूं? सर रुकिए थोड़ा। 45 सेकंड रुक जाता हूं। आगे चलूं? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। In the expansion of 1 plus x to the power n,
the coefficient of rth, r plus first and r plus 2th terms are in arithmetic progression. Prove that n square minus n, मेरे ख्याल में एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर किसी एक का सम है ये, 4r square minus 2 is equal to 0. सम को लिखना है तो लिख लो, 45 सेकेंड्स दे रहा हूं. चलो सॉल्यूशन. इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power n, तो 1 plus x to the power n का एक्सपेंशन कैसा दिखेगा? अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये 1 plus nc1 के साथ x, nc2 के साथ x स्क्वायर, nc3 के, बड़ा सुंदर तरीके से ये दिखता है. तो कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म क्या होगा? तो मुझे अगर rth टर्म निकालना है तो ये तो r minus 1 plus 1 होगा ना, इसलिए ये होगा nc r minus 1 x to the power r minus 1. तो tr plus 1 क्या, tr plus 1 क्या होगा? ये तो डायरेक्टली ncr x to the power r हो जाएगा, और tr plus 2 क्या हो जाएगा तब? ये ncr plus 1 x to the power r plus 1. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बोलो? टर्म एपी में है या कोएफिशिएंट एपी में है, यही सबको ध्यान देना है. अगर कोएफिशिएंट तो कोएफिशिएंट तो तुम्हारा यही है, तो क्या एपी में आया तब तुम्हारे पास? तुम्हारे पास NCR minus 1, NCR और NCR plus 1 आर इन एपी. तुम बोलोगे सर ये सम आपने बाइनोमियल में भी करवाया था ऐसा सम में, तो इसलिए छोड़ ही देता हूं. मगर एक छोटा सा चीज बोलूंगा, अगर तुम्हें याद है तो बाइनोमियल मैंने एक फॉर्मूला दिया था NCR by NCR plus 1 का. R plus 1 बनाया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ऊपर R plus 1, और NCR के लिए नीचे n minus r. लॉजिक ये था कि जो बड़ा वाला लोअर सफिक्स है वो वैसा ही रह जाता है और छोटे वाले में इनका डिफरेंस होता है. तो ये वाला करने के लिए मुझे कॉन्जुगेटिव टर्म चाहिए. तो अगर मैं NCR से डिवाइड कर देता हूं इसे, तो क्या मुझे वो पैटर्न मिल रहा है? हाँ, यही तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि r minus 1 by NCR plus NCR plus 1 by NCR. तो इसमें क्या लगेगा बोलोगे तब? 2 is equal to क्या? इस वाले में ये क्या बनेगा तब? तो r भरा है तो ऊपर r और नीचे क्या माइनस करोगे, r minus 1 प्लस इसमें कौन भरा? सेकंड वाले में कौन भरा? सेकंड वाले में r plus 1 भरा, तो इसलिए ये r plus 1 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? n minus r. आगे छोड़ रहा हूँ, एलसीएम ले लेना है, आंसर आ जाएगा. मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ. कैलकुलेशन तुम लोग का पार्ट है, वो मेरा पार्ट नहीं है. सर r plus 1 ऊपर होगा कि नीचे? r plus 1 तो यहाँ नीचे होगा ना, क्योंकि यहाँ पे r plus 1 ऊपर है जो. ओ अच्छा, हाँ इनवर्स, हाँ इनवर्स है ना, इनवर्स. ठीक है, हाँ अच्छा, हाँ.
आगे चलूं? नहीं लिखना है तो लिख लो। मेहनत करना होगा। आगे चलूं मैं? हाँ सर। हाँ तो सर। अब पीसीएम टेस्ट भी भेज रहा हूँ। हालांकि लास्ट क्लास के रिव्यू टेस्ट में एक प्रॉब्लम हो गया है कि रिव्यू टेस्ट 1 का सॉल्यूशन चला गया है, वो मैं भी करेक्ट करके भेज दूंगा। तो तुम्हें एक पीसीएम टेस्ट भी भेज रहा हूँ, और वो तुम पीसीएम टेस्ट की तरह दो, उसे असाइनमेंट शीट की तरह देखो, वो सब तुम्हारा काम है, या तुम उसे कचरे के डब्बे में फेंक दो, दैट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। मगर मैं अब पीसीएम भी तुम लोग को इस टाइप से दे रहा हूँ बस, ठीक है, और मैथ्स का डीपीपी दे ही रहा हूँ, ये कर ही रहा हूँ, तो अपने तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए बेटर हो। थोड़ा सा मुझे एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गया कि मेरे अंदर थोड़ा जूम एंजाइटी आ गया है। मतलब जूम क्लास जब मैं कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ ये क्लास एक्चुअली 15-20 दिन या 1 महीने से चल रहा था। मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया है कि जस्ट क्लास शुरू होने से पहले मुझे क्लास कैंसिल करने का मन करता है। मुझे ऐसा फील होता है कि आज मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, मेरा बॉडी का वेट खत्म होने लगता है। तो डॉक्टर ने कुछ दवाई मेडिसिन दिए हैं कि ये खा के आप देखिए। हालांकि वो मेडिसिन मैं थोड़ा कम ही यूज अभी कर रहा हूँ, अपने आप को खुद ही ठीक करने का कोशिश कर रहा हूँ कि वो एंजाइटी नया नहीं है। फिर मैंने सर्च किया तो वो एंजाइटी बड़ा कॉमन है, ठीक है। तो क्योंकि होता यूं है कि आदमी, ये तुम लोग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे अंदर भी हो। तुम बोलोगे एंजाइटी क्यों होगा, मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है। सर हाँ बोलो। हाँ बोल, लिख लिया है? सर आपने क्या कहा, उन्होंने सुना नहीं, मैं नेटवर्क वो चला कुछ गया। नहीं, कोई बात नहीं, वो नेटवर्क जाने से कोई पंगा नहीं, ऐसे ही कुछ जनरल बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो होता यूं है कि हम जहाँ पे खड़े रहते हैं, ये मैंने नेट में पढ़ा है, जहाँ पे हम सोसाइटी में अगर डिफरेंट रूल्स अपनाते हैं, मतलब मैं जब इन्फिनिटी में खड़ा होकर पढ़ाता हूँ तो मैं टीचर बन जाता हूँ। वही जब मैं घर के अंदर आता हूँ तो मैं अपनी बच्ची के लिए पापा बन जाता हूँ। और मेरी मिसेज जब आके मुझे बोलती है कि तुम्हें चाय पीना है क्या, तो उसके लिए मैं हस्बैंड बन जाता हूँ। पापा और हस्बैंड ये रोल कई बार कोलैप्स करता है, और ये इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस हमारे पास है। मगर जूम ने क्या किया कि उसमें टीचर को भी लेके आ गया है। मतलब मैं अभी जब तुम लोग का क्लास ले रहा हूँ और अचानक बेटी जब मुझसे आके कुछ बात करती है तो मुझे तुरंत टीचर से पापा बन जाना पड़ता है, और जस्ट उसके बाद जब मिसेस आके पूछती है कि चाय पियोगे क्या, तो मुझे हस्बैंड बन जाना पड़ता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कैरेक्टर का, ये एंजाइटी लेके आता है। तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा, तुम अभी बैठ के इन्फिनिटी के स्टूडेंट हो और पापा अभी तुरंत ऑफिस से आके कुछ तुम्हें बात बोलेंगे, तो तुम अचानक एक उन डॉटर या सन का रोल प्ले करने लगते हो। इतना स्पीड में जब चीजें चेंज होने लगता है तो ब्रेन में एक एंजियस मूवमेंट आता है, ठीक है, और वो एंजाइटी को बढ़ाता है। तो पॉसिबली वो चीज मेरे साथ भी हुआ, जो जिसके कारण हुआ। सेकंड है कि ऑनलाइन क्लास में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है अपने आप से कि क्लास को बहुत अच्छा बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। ये कई बार ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स होना चाह रहा हूँ इसके लिए। तो इसलिए रिमेनिंग 7 दिन में मैंने जैसे तुम्हें कहा था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, स्टिल मैंने 7 दिन में डाउट्स भी नहीं लिए हैं तुम्हारे। मैं 7 दिन तक पूरा रेस्ट में था। मैं ज्यादा कुछ भी इस ऐसा काम नहीं कर रहा था जिससे मुझे एंजाइटी का दोबारा वो अटैक आए, ठीक है। तो इसलिए कोई क्लास मैं नहीं ले पाया था, और अभी भी जो क्लास ले रहा हूँ थोड़ा रिलेटिवली स्लो ले रहा हूँ। हाँ, ये कोई नया चीज नहीं है। मतलब ये चीज अजीब लगेगा कि ये चीज मुझे हुआ, उसके बाद मैंने सर्च किया और फिर उसके बाद मैंने
आर्टिकल देखा, उसके बाद आई हैव सीन द आर्टिकल, ठीक है, वो आर्टिकल तुम्हारे पास बड़ा एक, इसे बड़ा एक अच्छा नाम दिया जाता है, ठीक है, इस चीज को एक नाम दिया जाता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही शेयर कर रहा हूं तुम लोगों के साथ, ठीक है, कि काफी सर्च कर रहा था मैं कि कहाँ पे जूम में क्यों ऐसा हो रहा है जूम के साथ, ठीक है। जो चीज मुझे इतना अच्छा लगता है पढ़ाई, वही चीज करवाने में मैं डर रहा हूँ। दैट इज नोन एज सेल्फ कॉम्प्लिसिटी थ्योरी, ठीक है। इंडिविजुअल के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं और वो जब कोलैप्स करता है तो, ठीक है, तो इसीलिए जरा मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन तुम्हें दिया था, पर वो मैं नहीं कर पाया, एक्स्ट्रा क्लास वाला। चलो अब आगे चलता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आया तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ सम्स तुम्हें अभी करने के लिए दूंगा। तो चलो शुरू करो, पेन और कॉपी से सम करना। पेपर और पेन उठाओ और चलो शुरू करते हैं। तो कहाँ गया ये वाला, क्रॉप छोटा कर देता हूँ, डन। ये चलो शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। मुझे आंसर नहीं पता है, हाँ, तुम लोग जो बोलोगे उसी टाइप से मैं आंसर निकालते रहूंगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, कोई शर्माएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और तुम बोलोगे सर समझ में ही नहीं आया, आपने अभी तक कहाँ तक पढ़ाया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्यों डाउट तुमने पहले नहीं पूछा। शुरू करो। मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए 1 मिनट दे रहा हूँ। 1 मिनट से पहले किसी का आंसर निकलता है तो बोल भी दोगे कौन सा आंसर है, डायरेक्टली अगर निकाल रहे हो कोई तो, हाँ। फिर बाकी लोगों से मैं 1 का ए, ठीक है, चलो बाकी लोग भी चेक करके देखोगे 1 का ए है या नहीं। सर 1 का ए। ठीक है, चलो 2 लोगों ने बोला तो मैं मान के चलता हूँ सही है, ठीक है। तो ये वीक भी इसलिए थोड़ा सा मैं पेन एंड पेपर डाउट थोड़ा ज्यादा लूंगा, हाँ, मैं ऑन जूम डाउट थोड़ा कम लूंगा, क्योंकि आज मैं बेटर फील कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास वो बॉडी का वेटलेसनेस नहीं है जो होता था मेरे पास, ठीक है। ये 7 डेज का छुट्टी लेने से एक्चुअली एक जूम बर्नआउट भी हो गया था, इतना ज्यादा, मतलब अचानक इतना कुछ चेंज हुआ ना। चलो 2 का सर 1 सेकंड, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग आपस में भी बात कर सकते हो, पंगा नहीं है, मैं खोल रहा हूँ, हाँ, ये कि 2 का ए 3 का भी, जो सर 2 का ए। 2 का ए, चलो ठीक है, जिसका निकला वो देखेगा, हाँ। मैं 2 मिनट मैं बैठा नहीं हूँ, मैं 2 मिनट के लिए माइक्रोफोन खोल रहा हूँ, हाँ, ठीक है। 2 का ए। हाँ, 2 का कुछ आया? सर ए। सर 3 का किसी का डाउट है तो बोलोगे रे, मैं फिर से कह रहा हूँ प्लीज, हाँ,
क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, मैं तुम लोग का फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख रहा हूँ। सर हाँ सर 3 में मतलब कौन सा ब्रेक करो वो थोड़ा। ब्रेक किसको करोगे? दो थोड़ा थोड़ा दोनों को ही ब्रेक करना होगा। सर मतलब दोनों को। अच्छा अच्छा ठीक है। मतलब x3 पर 5 तक, उससे ज्यादा ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, हाँ दोनों हाँ को ही ब्रेक यस करना सर होगा। ओके हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, 1 plus x square to the power 5, सर डी 1 होगा plus आंसर। x to the power 4, सर सी d होगा 55, सर। नहीं सर, सी सॉरी सर। 60। यस सर 60। ठीक है, तो ये अगर तुम करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1 plus 5c1 5x स्क्वायर प्लस 5c2। ठीक है, वो तो 5c2, तो ये हो जाएगा 5 into 4 डिवाइड बाय 2 into 1 10, तो 10x to the power 4। आगे लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो x to the power 6 हो जाएगा। 1 plus 4c1 4x प्लस 4c2, तो 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2 into 1, तो 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x to the power 4। तो कोफिशिएंट ऑफ किसका निकालना है? किसका निकालना है? x to the power 5 का। तो 5 के लिए क्या होगा? 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? किसी से भी नहीं। स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? क्यूब से। और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। तो पावर क्या क्या आया? ये 10 और ये 4, और ये 5 के साथ क्या आया? ये 4। तो कलेक्ट द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 क्या हो जाएगा? 5 into 4 plus 10 into 4 is equal to 60। खेला खत्म। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, तो क्योंकि ये मैंने करवा ही दिया है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, कलेक्टिंग द कोफिशिएंट है। मैं नीचे जाता हूँ, फिर से इस चीज को यहाँ पे लेता हूँ, चीजों को क्रॉप कर देता हूँ, और तुम लोग के ऊपर अब पूछता हूँ कि चल बेटा शुरू कर क्वेश्चन नंबर 4 5। फोर और 5 फिर से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, जो भी करने का मन है करो। ठीक है, मगर थोड़ा सा बस लिखो, थोड़ा सा करो, थोड़ा सा लिखो तो बेटर होगा। सर फोर्थ वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सर सर 4 का डी है क्या?
मेरा भी डी आ रहा था इसीलिए पूछा। आर फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ, और फिफ्थ का क्या निकला? फिफ्थ का मेरा 14 निकल रहा है, बार बार 2 बार ट्राई किया फिर भी 14 ही निकल रहा है। एक सेकंड, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ हाँ, मेरा 3 निकल रहा है। हो सकता है मेरा कहीं पे कैलकुलेशन का मिस्टेक हो सकता है, मैं फिर से कर रहा हूँ इसीलिए। किसी का निकला 4 और 5 तो आगे चलो। सर 4 का सर नो टर्म्स निकल फोर रहा का है। डी, नो टर्म। सर नो टर्म नोटान सर। निकला है। 2 root x divided by 5 minus 1 by twice x root x to the power 11 का जनरल टर्म क्या आया? tr plus 1 11 cr 2 root x to the power 5 to the power 11 minus r minus 1 by twice x root x whole to the power r। तो इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास ये 11 cr 2 to the power 11 minus r minus 1 to the power r, नीचे 5 to the power 11 minus r 2 to the power r। x के लिए तो रूट x का पावर आएगा तुम्हारे पास 11 माइनस ट्वाइस r और x का पावर माइनस r, मगर रूट x का मतलब 1/2 होता है, तो अल्टीमेटली ये तुम्हारे पास 11 cr 2 to the power 11 minus 1 to the power r डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 11 माइनस r और x का पावर हो जाएगा 11 माइनस ट्वाइस r बाय 2 माइनस r। अगर ये जीरो लोगे सर आपका आपने 11 माइनस 2r लिखा है ना, r लिखा है? 11 माइनस 2r लिखा। हाँ, पहले मैंने रूट x वाले को ले लिया और x को अलग रखा। बोल, ये x यहाँ पे हो गया और रूट x वाला जो है वो यहाँ पे हो गया। हाँ बोल। तो इसका वैल्यू 0 तो मतलब 11 माइनस 4r 0, तो r इज नॉट एन इंटीजर 11/4, तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं होने का मतलब नो टर्म होगा। और 5 आया किसी का? Yes sir. 1 आया। क्वेश्चन फिर में डाउट है सर। सर क्वेश्चन 5 का सर मेरा एक बार 14 निकला, एक बार 1 निकला। मेरा भी क्वेश्चन मेरा नंबर 1 5 आया। एक बार। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है तुम्हारे पास, हमारे पास एक रिजल्ट था। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने एक रिजल्ट देखा था कि 11c बाइनोमियल में कि 11 NCR, मतलब याद है 4c1 लिखूं या 4c3 लिखूं, बात बराबर है। मतलब Yes, अगर 11cx का वैल्यू NCx का वैल्यू NCy है तो ये दो पॉसिबिलिटी देगा, या तो x y के इक्वल होगा, नहीं तो x N प्लस plus y Y. n भी हो सकता है। तो द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1 टर्म, तो 1 प्लस x टू द पावर 10 में अगर मैं t ऑफ 2r प्लस 1 निकालूं तो ये 10c, क्योंकि r प्लस 1 है ट्वाइस r, x टू द पावर ट्वाइस r होगा। और t ऑफ अगर मैं 4r प्लस 5 निकालूं तो ये 10c 4r प्लस 5 जो होगा वो 4r प्लस 4 हो जाएगा। हाँ बोलते जा। सर आपका नेट चला, मेरा नेट चला गया था। क्या बोले आप? मेरा कहना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ ट्वाइस r प्लस 1 और 4r प्लस 5, तो मैंने उसके टर्म्स को निकाला है अभी। तो जब मैंने ये टर्म और ये टर्म को निकाला तो क्या कह रहा है, द एक्सपेंशन द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस इन द टर्म आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल का मतलब हो गया 10c ट्वाइस r इज इक्वल टू 10c 4r प्लस 4। तो ये दो केस देगा, एक तो ये होगा क्या कि एक तो ये तुम्हारे पास क्या निकला 2r is equal 10c to 4r ट्वाइस plus r इज इक्वल टू 10c 4r प्लस 4, तो एक देगा ट्वाइस r इक्वल टू 4r प्लस 4, और ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये माइनस ट्वाइस r minus 4 twice r. नेगेटिव हो गया। और दूसरा हो जाएगा कि ट्वाइस r प्लस 4r प्लस 4 का वैल्यू 10 हो, मतलब 6r इज इक्वल टू 6 हो, मतलब r का वैल्यू 1. 1 हो, तो हेंस आंसर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो अब बोल, जिसका नेट चला गया था समझ में आया। द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1 टर्म और कोफिशिएंट ऑफ 4r प्लस 5 टर्म, तो पहले मैंने कोफिशिएंट निकाल लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, और मैं जानता हूं कि NCX NCY तभी सेम था जब ये सेम है। किसी को देखना है तो देख लो, फिर उसके बाद अब मैं अपने कुछ दूसरे उसमें जाऊंगा।
अब आगे चल रहा हूं, ठीक है। तो ये सब चीजों को भी याद रखना है। बाइनोमियल के जितने बाइनोमियल सॉरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ कॉम्बिनेटोरी फॉर्मूलाज दिया था वो याद रखना। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 6 को जब तुम ब्रेक करोगे तो इसके टर्म्स कितने होंगे? t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7। तो मैं इस फिफ्थ वाले को ऐसा क्या नहीं कह सकता हूं दिस इज द थर्ड टर्म फ्रॉम n। अगर n से बात करोगे तो ये तीसरा टर्म है, मगर अगर तुम इस साइड से जाओगे तो ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है। तो वैसे ही अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि rth टर्म फ्रॉम n इन x प्लस a टू द पावर n कैसा दिखेगा, तो ये तुम्हारे पास n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होता है, क्योंकि nth टर्म का तो इन x प्लस a टू द पावर n। तो बोलोगे सर क्यों होता है? अरे बेसिक चीज है। x प्लस a टू द पावर n को अगर तुम लिखोगे तो ये t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tx प्लस tk प्लस tm प्लस tn प्लस डॉट 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 tn प्लस 1। इसे मैं काट रहा हूं, इसे 3 टर्म को मैं p q r लिख रहा हूं, वो ज्यादा अच्छा है। p क्यूब प्लस r प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए rth टर्म फ्रॉम द एंड। मतलब मेरा कहना है कि सपोज ये तुम्हारा rth टर्म फ्रॉम द एंड है, तो यहाँ पे अगर थोड़े rth टर्म्स हैं तो यहाँ पे कितने टर्म्स बाकी रहेंगे बोलोगे? टोटल टर्म्स कितने थे? n+1। तो टोटल n+1 टर्म है, तो इस ब्रैकेट में अगर rth टर्म है तो इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स होंगे? n+1 माइनस r। n+1 माइनस r। तो ये वाला कौन सा टर्म हुआ तब? ये टर्म हुआ t ऑफ कौन सा? n माइनस r प्लस 1। अगर ये वाला टर्म हुआ तो ये कौन सा टर्म होगा? ये अगर n माइनस r प्लस 1 टर्म है तो ये कौन सा होगा? n r प्लस 2। तो वही तो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये इसका प्रूफ है। ज्यादा डार्क हो गया, मगर तुम उल्टा भी सोच सकते थे। तुम बोलोगे सर आप इतना क्यों कर रहे हो, आप ये भी कर सकते हो rth टर्म फ्रॉम n इन x प्लस a टू द पावर n को अगर तुम उल्टा कर दो तो इज इट नॉट द rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ? जरा ध्यान से देखोगे रे, बिगिनिंग ऑफ a प्लस x टू द पावर n होगा या नहीं? यस सर। अगर मैं तुमसे x प्लस वाई का होल क्यूब बोलूं तो ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो ये n से कौन सा टर्म है? ये सेकंड टर्म फ्रॉम एंड हो गया। मगर इसी को अगर मैं y प्लस एक्स का होल क्यूब ब्रेक करता तब ये कैसा दिखता? y क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर एक्स प्लस 3 वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और तब क्या हो जाएगा ये सेकंड टर्म। अब ये सेकंड टर्म फ्रॉम एन नहीं होके ये सेकंड टर्म बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा। किसी को ये थ्योरी लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ये लिखने का जरूरत नहीं है, यही लिखने से यहाँ से शुरू करो, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं।
आगे चलूं? सर 1 मिनट सर। हो गया सर। चलो प्रॉब्लम, फाइंड n if ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of 4th root 2 plus 1 by 4th root 3 whole to the power n is root 6 is to 1. Solution. सम लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। फोर रूट टू 1 बाय 4 रूट 3 टू द पावर n में अगर मैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग बोलूं तो क्या होगा? t5 t4 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा ये? nc4 4 रूट 2 होल टू द पावर n माइनस 4 1 बाय। अच्छा, ये सब छोटे छोटे चीजें सिखा रहा हूँ। हाँ, ये एक्सप्रेशन कितना गंदा लिखा देख के, मगर इसी को अगर मैं a प्लस बी टू द पावर n लिखता और लास्टली मैं a और b का वैल्यू डाल दूंगा तो ये सब चीज लिखने से क्या होता है कि बड़ा साफ सुथरा मेथड में ऑर्गेनाइज वे में चीजें लिखा जाता है। इसीलिए मुझे अभी बार बार मैं 4 रूट 2 और 4 रूट 3 के बारे में क्यों चिंता करूं? अब मैं a और b के बारे में चिंता करूंगा तब ये nc4 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4 दिखेगा। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कह रहा है, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा तब? ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ b plus a टू द पावर n, और तब इसका फिफ्थ टर्म कैसा दिखेगा? इसे छोटा 5 मान लेता हूं तो t4 प्लस 1, तो ये कैसा दिखेगा? nc4 b टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर n माइनस 4, सॉरी so b to the power n minus b टू द पावर n माइनस 4 और a टू द पावर 4। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? t5 डिवाइडेड बाय t5 का वैल्यू दिया हुआ है रूट 6 बाय 1, तो इसका मतलब ये तुम्हारे पास हो जाएगा nc4 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय nc4 a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। ये कैंसिल हो गया। अरे कितना खूबसूरत तरीके से तो आ गया। a का वैल्यू क्या आया? n माइनस 8, b का वैल्यू क्या आया? n माइनस 8 इज इक्वल टू रूट 6। तुम बोलोगे सर a बाय b, अब a और b के लिए क्या करूंगा? अब करूंगा जो करना है। a का वैल्यू क्या था? 4 रूट 2, b का वैल्यू क्या था? 1 बाय 4 रूट 3, तो इसलिए यहीं पे a बाय b का वैल्यू पहले निकाल लेता हूं। क्या होगा?
तो ये 4√6 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4√6 होल टू द पावर n माइनस 8 इज इक्वल टू √6, मतलब 6 का पावर आ गया n माइनस 8/4 इक्वल टू, तुम बोलोगे सर छोड़िए ना सर, ये तो मैं भी कर सकता हूँ दोनों को इक्वेट, तो ठीक है छोड़ देता हूँ। तब क्वेश्चन तो तुम लोगों ने लिख ही लिया होगा, किसी ने हो सकता है तब भी नहीं लिखा होगा मेरे बोलने के बावजूद, व्हाट्सएप चेक कर रहे होगे, लिखना है तो लिख लो आप। सर नीचे ले जा सकते हैं क्या आप? चलूं आगे? यस सर। तो देखो, जब तुम एक्सपेंड करते हो, सपोज किसी भी एक्सपेंशन को x प्लस वाई का होल स्क्वायर को, तो मैं टर्म का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट का बात कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट 1 है, ये 2 है और ये 1 है, तो ये तुम्हारा ये हाईएस्ट या लार्जेस्ट है, नहीं क्या? दिस इज द लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। जब तुम x प्लस वाई होल क्यूब को करते हो, तो ये 1 इंटू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये 3 और ये 3 होने के कारण ये लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो हमने क्या देखा, ये मिडिल टर्म है। अरे पास्कल ट्रायंगल में भी तो वही हो रहा था ना, अगर तुम लिख रहे थे तो 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3 प्लस 1 4 6 4 1, छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर छोटा, ये छोटा, जो मिडिल टर्म है वो ग्रेटेस्ट हो रहा है। बस जब तुम एक्स क्यूब ले रहे हो तब 2 मिडिल टर्म होता है। मीडियन में भी देखा था, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है मेरे पास, और अगर ऑड इवन है तो क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ज्यादा हो जाएगा 3, तब मेरे पास एक ही मिडिल टर्म होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मिडिल टर्म मुझे बोलो, मिडिल टर्म ऑफ x प्लस a टू द पावर n, तो ये डिपेंड करेगा
ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड। अगर n इवन है तो वन मिडिल टर्म ही एग्जिस्ट करेगा, वो होगा n/2 प्लस फर्स्ट टर्म। मगर n अगर ऑड हुआ तब दो मिडिल टर्म रहेगा, n+1/2 वो करके देख लो तुम लोग, वही मिल रहा है, और n+3/2 टर्म, मतलब दो मिडिल टर्म होते हैं। और हमने देखा बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स इज लार्जेस्ट। तो मैं अगर अब तुमसे पूछूं कि 6C0 6C1 ... 6C6 में सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, बोलो। 6C0 6C1, कोई बोलेगा? 64। क्योंकि इसमें तो मिडिल टर्म 64 या 63 एक ही होगा ना। 63 इज लार्जेस्ट। आ रहा है समझ में? ओ हाँ, यस सर, हाँ। और अगर मैं तुम पूछता हूँ 11C0 11C1 11C2 से लेके 11C11 में लार्जेस्ट टर्म कौन सा होगा, तो इसमें दो होगा, 11C5 और 11C6। 11C6, दोनों सेम वैल्यू दे रहा है, दे आर लार्जेस्ट। मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा कोएफिशिएंट हर समय, तो उसे देखो हमने कैसे यहाँ पे यूज किया कि अब इसमें कौन बड़ा है वो हम निकाल के देख पा रहे हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज लार्जेस्ट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मैं टर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, टर्म तो x और y के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब NCR तभी लार्जेस्ट होगा जब R मिडिल होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? Yes, sir. चलो, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि फाइंड मिडिल टर्म ऑफ 1 + 3x + 3x² + x³ होल टू द पावर 10, क्या करोगे? क्या तुम्हें लग रहा है कि 1 + 3x + 3x² + x³ तुम्हें ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है? क्या ये तुम पकड़ पा रहे हो कि ये 1 + x का होल क्यूब है? तो x³ 30, अगर 30 हो गया तो n का वैल्यू 30, मतलब इवन। तो मिडिल टर्म एक या दो? एक। एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो क्या होगा तब? n/2 + 1, मतलब 30/2 + 1 = 16। तो T16 तुम्हारा मिडिल टर्म होगा, तो T15 + 1। तो अगर लिखना है तो 30C15 × x³15, खेला खत्म। किसी को लिखने का मन है तो लिख लो, फिर उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं।
चलूं आगे? यस सर। थ्योरी यहीं पे खत्म होता है, कुछ मिसलेनियस सम्स करवाता हूं। सुनने में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो अब कुछ मिसलेनियस सम्स करवा रहा हूं तुम लोगों को। तो अगर 1 + x³ पर n का ये एक्सपेंशन है, तो x का कोफिशिएंट था, जब तुमने x³ पर 1 माना तो कोफिशिएंट nc1 सर है। आपका स्क्रीन नहीं दिखा रहा दे रहा है सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं हुआ। अब हो रहा है। अब आया? यस सर। स्क्रीन आया? यस सर। तो अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि x का कोफिशिएंट x³ पर 1 का कोफिशिएंट nc1 है, x² का nc2 है, तो x³ पर r का कोफिशिएंट क्या होगा? ncr नहीं, क्या यही होगा ना, क्योंकि x³ पर r का कोफिशिएंट। तो प्रॉब्लम, द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the expansion of, जब बाइनोमियल थ्योरम बोर्ड के कोर्स में था, अब तो बोर्ड के कोर्स में नहीं है इस साल, आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड n। तब 6 मार्क्स का सम आता था। ये कोई लिख लेगा तो लिखना है, पहले क्वेश्चन को लिखो फिर आगे चलता हूं। चलो, द कोफिशिएंट ऑफ 3, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के कोफिशिएंट कैसे दिखेंगे? लेट कोफिशिएंट बी, क्या एक कोफिशिएंट अगर मैं एनसीआर ले लेता हूं तो वो कैसा दिखेगा? एनसीआर वाला के बाद NCR +1 कोफिशिएंट पूछा है, टर्म नहीं पूछा, ये चीज को ध्यान दोगे हाँ, इसलिए एक्स नहीं आएगा। NCR+1 और NCR+2, तो अकॉर्डिंग टू द सम क्या दिया हुआ है? ये दोनों का रेशियो तुम्हें पता है, NCR+1 का वैल्यू 1/7, और इनका भी रेशियो पता है, NCR+1/NCR+2 कितना? 7/42। क्या कोई फॉर्मूला था? यस क्या सर। इसमें हमने कोई फॉर्मूला देखा था? R+1 बड़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। 1 - R। इससे तुम्हारे पास n और r के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, नंबर 1। और यहाँ पे क्या होगा? तब ये बड़ा कौन है? R+2 बड़ा है, तो ऊपर क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो R+2 बड़ा है, तो ये इसलिए R+2 डिवाइडेड बाय n - R-1 7/42। तो ये एक रिलेशन देगा नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व कर लेना, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। n का वैल्यू और r का वैल्यू निकाल लेना, यू विल गेट द आंसर।
किसी को लिखना है तो लिख लो। 4-6 मार्क्स में आता था, ये 6 मार्क्स वाला सम नहीं है, सॉरी इसके बाद वाला है। तो ये कितने मार्क्स का था? ये 4 मार्क्स का है, ये छोटा सा, वो मैं कंफ्यूज हो गया था, इसके बाद वाला बड़ा सम है। ठीक है। चलो आगे। यस सर। The third, fourth, and fifth terms in the expansion of x plus a to the power n respectively 84, 280 and 560. Find ax and n. हमको लिखना है तो लिख लो। चलो आगे दे सॉल्यूशन। x प्लस ए टू द पावर n में थर्ड टर्म कैसा दिखेगा? थर्ड टर्म दिखेगा nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर मेक इट नंबर इज इक्वल टू, ये 84 दिया हुआ है, मेक इट नंबर 1। फोर्थ टर्म कैसा दिखेगा? nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब जिसका वैल्यू दिया हुआ है 280। और फिफ्थ टर्म कैसा दिखेगा? nc4 x टू द पावर n माइनस 4 a टू द पावर 4 560। अच्छा आप बोलो क्या करूं? डिवाइड। डिवाइड। तो अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या फायदा होगा? 2 को 1 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा ध्यान जो है वो केवल इसमें और इसके ऊपर है, तो ये nc3 बाय nc2 होगा। x का पावर n माइनस 3 यहाँ पे n माइनस 2 होगा, a का पावर क्यूब ये a स्क्वायर ये 280 डिवाइडेड बाय 84 होगा। मगर इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा ना रे, 3 बड़ा है या 2 बड़ा? तुम भी बोलोगे सर क्या बोल करते हो आप, 3 बड़ा तो नीचे 3 तो ऊपर n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 2 में n माइनस 2 बड़ा इसलिए 1 बाय x ऊपर a इज इक्वल टू 280 बाय 84, मेक इट नंबर 4। इसे अच्छी देता हूं तो ये n माइनस 2 a बाय थ्राइस x इज इक्वल टू 280 बाय 84 होगा। वैसे ही और किस किस को डिवाइड करूं? अभी मैंने 1 और 2 को लिया था, अब 1 और 3 लेके फायदा नहीं है क्योंकि इसमें ये इंडिकेटिव नहीं आएगा। मैं 2 और 3 को डिवाइड करने से मुझे फायदा है, तो अगर मैं 3 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो तब ये मुझे nc4 डिवाइडेड बाय nc3 इनटू सेम लॉजिक से 1 बाय x इनटू a 560 बाय 280 देगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? नीचे 4 हो जाएगा 4x और ऊपर n माइनस 3 इंटू a इज इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाय 280। अब बोलो क्या करूं? ये नंबर 1 2 3 ये नंबर 4 है और ये नंबर 5 है, क्या 4 5 को डिवाइड करके फायदा नहीं होगा? हाँ या ना? क्योंकि ये भी a बाय x है, ये भी a बाय x है। तुम्हारे पास अभी 3 वेरिएबल है, मगर तुम अगर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो a बाय x कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा? n माइनस 2 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय
4/n-3 is equal to 280/84 मल्टीप्लाइड बाय 280/56। इससे तुम्हें n का वैल्यू आ जाएगा, और करके देख लेना 7 आता है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सॉल्व करने में। अगर n 7 आ गया तो अब क्या करूं, अब किसी एक में डाल दो। जैसे n का वैल्यू अगर तुम 4 में डाल दोगे 7, तो 4 क्या इंप्लाइज कर रहा है, तो 4 तुम्हारा इंप्लाइज करेगा, कलर कोडिंग दे देता हूं किसी को डाउट है तो। 4 का मतलब ये है a/x का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय n-2 था, तो a/x का वैल्यू 2 हो गया, मतलब a ट्वाइस x आ गया। अब कहां से निकले फिर से, अब दोबारा 1 में आ जाओ। तब दोबारा अगर तुम 1 में आ जाते हो दोबारा, तो 1 में अब तो तुम्हें सब कुछ मिल चुका है ना। तो 1 तुम्हें क्या बता रहा था, 1 तुम्हें बता रहा था nc2 x3 पर n-2 a² 84। तो n के बदले क्या लिख सकते हो, n तो तुम्हें निकल ही गया, तो कितना हो गया 7c2। x के बदले क्या x3 पर 5, और a के बदले क्या डाल सकते हो, तो ट्वाइस x का होल स्क्वायर। इसी सबका वैल्यू निकाल के देख लेना, x का वैल्यू 1 आता है तो हेंस a का वैल्यू 2 आता है। ये 6 मार्क्स का सम आता था। आज के असाइनमेंट शीट में तुम्हें ऐसे सम्स मिलेंगे ही, करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर है। किसी को लिखना है तो लिख लो, सम भी नहीं लिखी, कोई किसी ने सम नहीं लिखा होगा तो मैं बड़ा कर देता हूँ, मुझे बोल दोगे तो मैं छोटा कर दूंगा। मेहनत करना होगा सही ढंग से, सही तरीकों से। चलो आगे चलूं। एक मिनट सर। तो नेक्स्ट क्लास लास्ट टॉपिक बोर्ड लेवल का, मतलब उसके बाद भी बोर्ड करवाऊंगा ही, मगर वो स्ट्रेट लाइन करवाऊंगा। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल शुरू करूंगा। हाँ, a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, c बाय साइन सी वाला फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला, ठीक है। वो लास्ट टॉपिक होगा जिसका मुझे जरूरत होगा। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब एक बार शुरू करूंगा तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, बोर्ड प्लस एंट्रेंस खत्म करा के फिर मैं परमुटेशन में आऊंगा। हाँ, चलो आगे चलूं। चलो
problem. How many terms are free from radical sign in the expansion of x to the power 1 by 5 by x to the power 1 by 10 whole to the power 55. Solution. How many terms are free from radical sign? तो radical sign का मतलब क्या है? Radical sign का मतलब जब तुम रूट ऑफ x लिखते हो तो ये रेडिकल साइन है क्योंकि ये 1/2 होता है. मतलब ऊपर में इस टाइप से फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल पावर होना चाहिए. तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब तुम इस वाले चीज को पूरा ब्रेक करोगे x to the power 1/5 प्लस x to the power 1/10 to the power 55 को, तो तुम्हें कितने ऐसे टर्म्स मिलेंगे जिसमें रेडिकल साइंस नहीं होंगे. तो मेरा कहना है कि इसे ब्रेक करके तो पॉसिबिलिटी नहीं है. तो मुझे बोलो इसका जनरल टर्म कैसा दिखेगा, इसका TR+1 टर्म कैसा दिखेगा. सुनने में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. ठीक है, चलो. तो 55 माइनस आर x to the power 1/10 2 to the power r. तो अगर मैं सजा के लिखूं तो ये 55 CR 55 के साथ 11 माइनस r/5 और x का वैल्यू r/10. तो बोलो ये रेडिकल साइन से फ्री कब होगा? वो तुम नहीं बोल सकते हो. ये फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन कब होगा? फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन तब होगा जब r किससे डिविजिबल हो. साइन तब होगा इफ r इज डिविजिबल बाय 5 and 10. तो डिविजिबल बाय 5 and 10 तो इसका मतलब इसका एलसीएम मतलब r इज डिविजिबल बाय 5 and 10 तो r इज डिविजिबल बाय 10. तो r डिविजिबल बाय 10 तो r क्या क्या हो सकता है? r का वैल्यू शुरू कहां से हो सकता है? r 0 1 से लेके मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 55 तक. तो r 0 भी पॉसिबल है. ध्यान से देखो, हाँ 0 हो सकता है. वैसे ही 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है. किसी को डाउट है तो बोलोगे. तो दे आर टोटल ऐसे 6 टर्म्स होंगे विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. कहीं डाउट है तो बोलो. पहले इस डेफिनेशन को समझो. तुम लोगों में से कईयों को ये डाउट हो सकता है कि रेडिकल साइन का मतलब क्या है. तो वो मैंने बताया 1/2 1/3 5/2 ऐसा टर्म नहीं होगा. 1 2 3 -2 -3 होना चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि मैंने देखा कि जनरल टर्म में तब क्या कहा है. प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि r का वैल्यू अगर 7 होगा तो ये 7/5 मतलब रेडिकल. और r का वैल्यू 10/5 तो ये तो कैंसिल होके 10 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, मतलब ये वाले चीज को इंटीजर होना पड़ेगा. और इसको इंटीजर ये तभी होने वाला है क्योंकि 10 बड़ा पावर है जब r 10 से डिविजिबल है. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे देख लेते हैं. 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ. सर हाँ बोलते जा. सर मतलब जो आप r/5 और r/10 लिखे हैं सर, डिनोमिनेटर कैंसिल होने. डिनोमिनेटर कैंसिल होना पड़ेगा. डिनोमिनेटर नहीं चाहिए मुझे. हाँ हाँ. अगर डिनोमिनेटर रहेगा तो वो रेडिकल साइन नहीं देगा.
आगे चलूं? यस सर। चलो अगर आगे चलूं तो इस उठाओ पेन पेंसिल और कुछ सम्स देता हूं करने के लिए। क्या हुआ? ट्राई करोगे एक बार? ट्राई करो। ट्राई एंड ट्राई बट नेवर ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। So 1 का 2 आंसर आ चलो रहा है। 2 वैल्यूज आए हैं नंबर 1 ठीक है, का, आ सकता है। क्या क्या आ रहा है? 2 और 7। अगर पॉसिबल नहीं है, देखो ना, फोर्थ टर्म जो आ रहा है, हाँ सर। फोर्थ टर्म तुम्हें अगर n का वैल्यू 2 लोगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो 3 होगा ना। तो 7 होगा। सर 1 का कहाँ बोलते जाओ। 1 का किसी का डाउट है 1 में? कोई बोलेगा तो करूंगा, नहीं तो ठीक है। आ गया 1 सबका। सेकंड कोएफिशिएंट क्या होगा? कह रहा है NC1 NC2 और क्या NC3 किसमें है? मगर याद रखना NC3 तभी डिफाइन होगा अगर n 3 से बड़ा है, वरना 3 से छोटा नहीं हो सकता है। तो 2 टाइम्स ऑफ NC2 इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3। तो NC2 से सबको डिवाइड कर दो क्योंकि कॉन्जुगेटिव पावर हो जाएगा, और कॉन्जुगेटिव पावर होने से तो मेरे पास फार्मूला ही था सबका। तो 2 इज इक्वल टू ऊपर वाला n-2, सॉरी ऊपर वाला 2 है तो ऊपर वाला 2, ऊपर वाला 2 डिवाइडेड बाय नीचे n-1 प्लस NC3 में 3 भरा तो ऊपर n-2। वो तुम्हारा काम है निकालना। n का वैल्यू 2 मगर नॉट पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि 2 नहीं हो सकता, n को 3 से बड़ा होना जरूरी है। तो पहला वाला आ गया। दूसरा वाला आया, सम ऑफ द कोएफिशिएंट निकालना है।
अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 10 का वैल्यू a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर, मुझे नहीं मालूम है ये क्या है, मुझे चाहिए भी नहीं, और मुझे केवल सम ऑफ द कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या करोगे, बोलोगे? कुछ X याद का आ रहा है? लास्ट क्लास में कराया था। ये करने के लिए पुट क्या करोगे, डायरेक्टली x का वैल्यू 1 कर दो। 1 पुट अप करोगे तो तुम्हारे पास ये 1 प्लस 1 टू द पावर 10 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक से अगर ये वाले सम में हम लोग देखें, सेम लॉजिक से, तो इस सम में वो मांग क्या रहा है? सेम लॉजिक से इस सम में वो क्या मांग रहा है? सम ऑफ द कोफिशिएंट। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट मांग रहा है, तो मैं क्या करूंगा? तब बोलो मुझे नहीं मालूम है। अरे मुझे ये थोड़ी ना चाहिए कि कोफिशिएंट कैसा दिखता है। जब तुम इसे जब तुम लिखोगे तो ये कैसा दिखेगा? पहला वाला 1 दिखेगा, उसके बाद वाला a1x दिखेगा, फिर a2x स्क्वायर। हाईएस्ट पावर क्या होगा? ये 171 और ये x स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर जो होगा वो 2, 4 और 342 होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि 1 प्लस a1 प्लस a2 डॉट 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 a342 निकालो। आया समझ में? सम ऑफ कोफिशिएंट निकालो। तो सम ऑफ कोफिशिएंट जब भी तुमसे पूछता है तो तुम क्या काम करोगे? एक ही काम करोगे क्या? x इक्वल टू 1, तो 1 पुट अप करोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर 171, तो आंसर 1 होगा। खेला खत्म। किसी को डाउट है तो बोलो, लिखना है तो लिख लो, ठीक है? ये वाला सम को थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। सर -1 होगा ना? 1 माइनस 1 होगा, 171 है। आगे चलूं? लास्ट सम। अगर किसी को विजिबल नहीं है तो बता देता हूँ। ये 8 टाइम ऑफ 5 है प्लस 6 रूट 2 है ऑफ 100। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का। आगे चलूं तो क्या है, कोई बोलेगा? इसका r+1 टर्म कैसा दिखा? 100 CR 100 CR 5 1 by 2 the power 100 minus R into 2 to the power R/6 1 by 6 to the power r। तो ये दिखा तुम्हारे पास। तुम बोलोगे सर इसमें एक प्रॉब्लम हो गया, सेम सम नहीं है। अरे सेम सम नहीं है तो क्या हुआ? इंस्पेक्शन से क्यों घबराते हो? इंस्पेक्शन करो ना। r/6 से एक चीज तो क्लियर है ना, r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6। मतलब तुम्हें ऐसा करना है कि 100 माइनस r जो हो ये मल्टीपल ऑफ 8 हो, और r जो हो वो मल्टीपल ऑफ 6 हो।
तो मुझे बोलते जाओ क्या आर 0%, आर का वैल्यू 0 चलेगा? बाकी ये चीजों को ठीक है, तो अब तुम बोलते जाना मुझे, क्या आर का वैल्यू 0 चलेगा? नहीं चलेगा। क्या आर का वैल्यू 6 चलेगा? 100 माइनस आर देखते जाओ, कुछ और देखना गलत बात है, अभी कुछ और देखना ही नहीं है। Yes, sir. आर इक्वल टू 6 चलेगा? Sir, no. 100 माइनस 6 94 नहीं चलेगा। So R equal to 4. 4 तो नहीं हो सकता है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए ना। Oh, अच्छा हाँ. इसके ऊपर काउंट करो ना, इसके ऊपर काउंट करो, काउंट के लिए कुछ एक चाहिए। क्या आर का वैल्यू 12 चलेगा? Yes, sir. अब 12 चलने के बाद तो और 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? तो डायरेक्टली बोल सकते हो इसके बाद कौन सा नंबर चलेगा? 24 36। 12 के बाद देखोगे ना रे, 12 के बाद देखोगे ना, एलसीएम 24 है तो 12 के बाद प्लस 24 करोगे तो 36। और क्या क्या चल सकता है? नहीं बोलोगे? 24 है, 36 है, और क्या चलेगा? नहीं आ रहा है समझ में? तो करके देखो ना, जैसे दूसरे बैच में तो मैंने करके दिखाया था, तो तुम्हें तब ये मुझे बोलना होगा 12 के बाद 18 डाल के देखो, चलेगा? नहीं चलेगा ना। 100 माइनस 18 डिविजिबल नहीं होगा। 24 चलेगा? नहीं चलेगा। 30 चलेगा? नहीं चलेगा। 36 चलेगा? हाँ चलेगा 36। तो 36 12 24 का डिफरेंस है, तो आर का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? 12 हो सकता है, 36 हो सकता है, उसके बाद 60 हो सकता है, और उसके बाद 84 हो सकता है। तो देयर आर फोर टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल, मतलब रैशनल नंबर। रेडिकल का साइन से एब्सेंट का मतलब क्या हो गया? दे आर रैशनल नंबर्स। मगर मुझे नंबर ऑफ इरेशनल नंबर टर्म, रैशनल नंबर्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें? 101 101 में से नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे पास 101 है। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने मिले? 4 तो अगर नंबर ऑफ रैशनल टर्म 4 मिले तो इरेशनल टर्म कितने मिलेंगे? 97 चला खत्म, आंसर आ गया। यही करना था। देखना है तो किसी को देख लो, लास्ट समय लिख लूंगा। पेन अभी मैं आज पेन एंड पेपर का ही डाउट लूंगा, तो मुझे डाउट्स है तो सुबह वाले डाउट्स ऑलमोस्ट मैंने सबको भेज ही दिया है। मेरे ख्याल में 2-3 बंदे बाकी हैं जिनको नहीं भेजा है, क्लास था मेरा, वो अभी मैं भेज दूंगा, ठीक है? और भी किसी को अगर डाउट्स है तो थोड़ा सा मैं इस वीक थोड़ा पेन एंड पेपर डाउट लूंगा। हाँ थोड़ा सा मुझे जूम एंजाइटी है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। हाँ तो थोड़ा सा बस कोऑपरेट करो मेरे साथ। तो मतलब मैं उस चीज को मैं दोबारा मैं डर गया था। हाँ अभी मैं ठीक हूँ तो थोड़ा सा और बेटर हो जाता हूँ तो वो ज्यादा बेटर है। तो अभी बस क्लास ही करता हूँ। हाँ डाउट्स नेक्स्ट वीक से मैं फिर से डाउट्स लेना शुरू कर दूंगा। सर डाउट्स ऐसे अभी आपको भेज सकते हैं ना? हाँ अभी भेज दो, डाउट भेज दो आराम से, मैं पेन एंड पेपर कर दो। मैं जूम में थोड़ा कम टाइम में भी रहना चाहता हूँ। हाँ उससे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहता हूँ, इसीलिए। चलो ठीक है, लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ 1-2 सम्स हो सकता है इसका कराऊं, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल शुरू कर दूंगा।